वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमने जो है व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हम वर्ण पढ़ रहे हैं। वर्ण में हम स्वर को हम आधारों पे बांट रहे हैं कि स्वर को किस आधार पे बांट के पढ़ा जाता है। अभी तक हमने स्वर को दो आधारों में पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, कालमान मात्रा के आधार पर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उच्चारण के आधार पर। आइए बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ उच्चारण, और आप समझ जाइएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर, ये वर्ण और क्या नाम है उच्चारण को बांटने का, स्वर को बांटने का तीसरा प्रक्रम है। तो पहला नंबर हम ये देखें कि हम किसी भी वर्ण को, ना कि स्वर, हम किसी भी वर्ण को कहाँ कहाँ से उच्चारित करते हैं। तो इसमें जो प्रयोग में है हम उन पर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम जो है सर्वप्रथम पहले किसी को भी कंठ से बोलते हैं। कंठ से अगर हमारा वर्ण नहीं निकला हुआ है तो वो तालु से होगा, तालु से नहीं है तो वो मूर्धा से होगा, मूर्धा से नहीं होगा तो वो दंत से होगा, अगर दंत से नहीं होगा तो वो ओष्ठ से होगा, ओष्ठ से नहीं होगा तो अगला उसका बनता है कि कंठ तालु मिला दो, कंठ तालु होगा। और अगर कंठ तालु है तो अगला ऑप्शन कंठ ओष्ठ है। इतने आधार पर हम वर्णों का विभेदन कर सकते हैं। तो कंठ से जो वर्ण का स्वर बोला जाता है वो है आ। तालु से जो बोला जाता है वो है ई। मूर्धा से जो बोला जाता है वो है री। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। ओष्ठ से ऊ बोला जाता है। मैंने अभी देखा कि कंठ तालु है तो कंठ आ तालु ई अगर हम मिलाते हैं तो हमको पता है कि हमें क्या बनता है ए। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हैं आ, बड़ा आ भी लिख सकते हैं, यहाँ बड़ी ई भी लिख सकते हैं, यहाँ ओष्ठ से बड़ा ऊ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब आप फिर कंठ तालु से क्या बोलेंगे, ए है तो ए में आ जोड़ के ए और ऐ बोलेंगे। अगर कंठोष्ठ की बात किया जाए तो फिर यहाँ कंठ से आ बोला है और ओष्ठ मतलब ऊ है, यहाँ पे आप ऊ को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे ओ बन जाएगा। तो ओ भी और औ भी। एकदम सिंपल सी बात है समझने की कि उच्चारण के आधार पर स्वर को अगर हम लेते हैं तो जो हमारा पहला हो जाएगा वो कंठ है। इससे हमारे दो वर्ण बोले जा रहे हैं, बड़ा छोटा। तालु से हमारे दो वर्ण बोले जा रहे हैं, छोटी बड़ी। री से हमारा मूर्धा से बोला जाता है। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोले जाते। ये अपने आप में एक विशिष्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओष्ठ से हमारा, ओष्ठ से ओठ से यानी ऊ बन रहा है। कंठ और तालु यानी कंठ यहाँ देख रहे हैं आ बनाता है, तालु हमारा जो है ई बनाता है। तो ये दोनों से मिला के हमारा ए और ए बन गया और कंठोष्ठ से हमारा ओ और औ बन गया। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर को हम 3, 3, 6, तो एक क्वेश्चन से बने उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप आंसर लगाएंगे 6। ठीक है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा कि जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो हम यहाँ पे ऐसे मिटा देते हैं और इसका हम प्रयोग करते हैं कि जीभ के आधार पर समझते हैं कि स्वर का विभाजन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे जो हमारा अगला आधार बनेगा वो होगा चौथा, और चौथा आधार है जीभ के आधार पर। हमारी जो जीभ होती है उसके आधार पर वर्ण कहाँ कहाँ व्यवस्थित हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी जीभ को ऐसे बनाते हैं तो अगर हम इसका ये अग्रभाग लिख दें
ये हमारा मध्य भाग हो गया और ये हमारा हो गया पश्च भाग, पीछे का। तो कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम इसको, जैसे ये 3 भाग में बटा हुआ है, वैसे ही हम इस जीव को 3 भाग में बांट देते हैं। तो जीव के 3 भाग को हमने जैसे ही बांटा, तो हम इसको हटा देते हैं, समझने के लिए लिख दिया था, बाकी आप यहाँ क्वेश्चन से समझिएगा, मूल यहीं पे समझने की ज़रूरत है। तो जब हमारे जीव में पहला हमारा बनता है जो, वो होता है अग्र, दूसरा जो हमारा बनता है वो होता है मध्य, और तीसरा जो हमारा बनता है वो होता है पश्च। हम पीछे से ही शुरुआत करते हैं कि पश्च से क्या होता है। तो पश्च से हमारा बनता है ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ, यानी आओ। हम पीछे से ही शुरुआत करते हैं, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ। और मध्य में जो हमारा बनता है वो बनता है छोटा और बड़ा, ठीक है। और अब हमारा क्या बचा हमारा ई, हमारा बचा बड़ा ई, हमारा बचा ए, और हमारा बचा आई, ठीक है। और री जो है वो इनमें से नहीं बोला जाता, वो मूर्धा का पार्ट है, मूर्धा जीव के लास्ट में होता है। तो जीव के पीछे होता है कंठ, ताल, मूर्धा, तब जीव आती है, तो मूर्धा अंदर से है। तो इसलिए यहाँ पे 10 ही हैं। तो मतलब कहा जाए कि जीव के आधार पे अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि कितने स्वर निकलते हैं, तो जीव से हमारे 10 स्वरों का निर्माण होता है, जिनमें हम अग्र से ई, बड़ी, ए, मध्य से हम बड़ा, छोटा निकालते हैं, और पश्च से ऊ, बड़ा ऊ, औ निकालते हैं। तो अब हमारा ये चौथा आधार भी क्लियर हो गया वर्ण का। और अब हम इनके अगले आधार पे चलते हैं, जिन्हें हम दोनों आधार को एक जगह पे मान के रखेंगे, ठीक है। और अब हमारा जो 5वां पॉइंट है कि जिस आधार पर हम स्वर को डिफाइन करने वाले हैं, वो हमारा है 5वां पॉइंट, वो हमारा है ओष्ठ या मुख विवर। अभी मैं समझाऊंगा भी कि मुख विवर और ओष्ठ को मैंने एक साथ क्यों लिखा। विवर के आधार पर, ओष्ठ और मुख विवर के आधार पर। अब हम ओष्ठ और मुख विवर के आधार पर हम स्वरों का निर्धारण करेंगे। तो इसमें हम स्वर को 2 भाग में बांटेंगे। जो हमारा स्वर होगा वो हमारे 2 भाग में डिफाइन होगा। और वो 2 भाग क्या हैं, पहले इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। एक, ओष्ठ हमारा जब होगा तो हमारा ओष्ठ जो है खुलेगा, समझ रहे हैं। तो हम मतलब एक तो हमारा ओष्ठ ऐसे खुलेगा पूरा, और दूसरा हमारा ओष्ठ आधा खुलेगा, ठीक है। हम 2 आधार पे बात करेंगे कि या तो हमारा ओष्ठ ओ मतलब वृत्त की तरह पूरा खुल जाएगा, तो इसी से इसका नाम भी पड़ जाता है, और इसे हम कहते हैं वृत्त मुखी। और इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि आधा खुलता है तो वृत्त मुखी, आवृत्त मुखी, ठीक है। अब इसमें पूरा ऐसे इसमें पूरा हमारा ओष्ठ खुल जाता है ओ, और इसमें हमारा पूरा नहीं खुलता, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब ओ कौन में खुलता है, तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ।
इन 4 वर्णों को हम बोलने के लिए पूरा मुंह मतलब हमारा ओष्ठ खुलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बचता है ई, बड़ी ई, ए और ए, इन 4 वर्णों के लिए हमारा आधा मुख खुलता है, तो इसे हम आवृत्तमुखी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम अपनी भाषा में विवर है, तो अब हम ये समझ गए। और हमारा जो आ है और जो हमारा बड़ा आ है, इसके लिए हमें कोई भी ना तो वृत्तमुखी में जाना होता है ना आवृत्तमुखी में होती है, तो इन दोनों के बीच में है। तो एक भाषा में इसे कह सकते हैं आप कि ये इस क्रिया से क्या है, उदासीन है। उदासीन बोले तो भाई ना तो ये वृत्तमुखी में जा रहा है ना आवृत्तमुखी में जा रहा है, जो किसी भाग में नहीं जा रहा है वो कहाँ पे है, वृत्तामुखी। तो वृत्तमुखी मुख विवर के आधार पर ओ की तरह जो मुंह बना ले, तो वृत्त की तरह, तो ओ, तो इसमें आता है 4 हमारा, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और आवृत्तमुखी में हमारा फिर से 4 आ जाता है, और वो हमारा होता है ई, बड़ी, ए, औ, आ, बड़ा। तो इस आधार पे हमने देखा कि जो है कि कितने स्वर कहने के लिए तो स्वर 11 हैं, लेकिन स्वर कहाँ कहाँ किस किस तरह से अपने रूप को बदल रहे हैं और क्या क्या अपनी बातें समझाना चाह रहे हैं। कभी ये पूछ लिया गया कि ई आवृत्तमुखी है और जीभ के किस भाग से बोला जाता है, तब उस टाइम हमें बताना होगा कि ये अग्र से बोला जा रहा है। जैसे हमको ओ बोला जा रहा है, पूछा गया कि ओ वृत्त है कि आवृत्तमुखी है, तो हम बताएंगे कि ये वृत्तमुखी है। और पूछा जाएगा कि ये हमारे मुख के किस भाग से बोला जा रहा है, तो हम बताएंगे कि हमारे मुख के जीभ के पश्च भाग से बोला जा रहा है। इसी तरह री हमारे उच्चारण स्थान से कौन से आता है, तो हम बताएंगे मूर्धा से। इन सभी बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक स्वर की मूल प्रवृत्तियों को नहीं समझ पाएंगे। अब आपने स्वर समझ लिया, अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा, अगला टॉपिक होगा, वो होगा व्यंजन को किन किन आधारों पे बांटा गया है। हमने पहले भी लिखाया है कि व्यंजन को हम जो है सामान्य एक परिचय देंगे कि व्यंजन में क्या क्या कैटेगराइज होती हैं। उसके बाद हम उसकी बताएंगे कि उच्चारण भेद क्या है, फिर उसमें प्राण यानी जो है अल्प प्राण, महाप्राण, और उसके बाद जो हमारा होगा घोष, अघोष, वो और कुछ विशिष्ट हैं जिनमें कौन से वर्ण, उनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसा लगता है आपको वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू सो मच।